हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग एक भारतीय महान महापुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जानकारियों को इकट्ठा करने का प्रयास किए हैं और इसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्न और कुछ आने वाले प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग शामिल करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानकारी। तो भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्हें सरदार के नाम से भी जाना जाता है। पेशे से वकील और पसंद से राजनीतिक नेता थे, यानी इनका पसंद राजनीतिक नेता का था, लेकिन ये पेशे से वकील थे। 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किए। तो इनका दो टैग है, आपका ये होम मिनिस्टर रहे और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो होम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री दोनों का पद संभालने वाले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य करने वाले सरदार पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं। तो इनके बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर इनके जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में, और झावर भाई पटेल और लाडबा पटेल के घर में, यानी इनके पिता का नाम झावर भाई पटेल, माता का नाम लाडबा पटेल। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावर भाई पटेल था। तो ये पूरा नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका देहांत होता है। 15 दिसंबर 1950। तो 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950, यानी देश का पहला चुनाव जो लोकतांत्रिक चुनाव होने से पहले ही इनका देहांत हो जाता है। तो वे पत्नी के देहांत के बाद, यानी इनके जीवन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वे अपनी पत्नी के देहांत के बाद 36 साल की उम्र में 1910 में इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने मिडिल टेम्पल में कानून की पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, और वापस जब लौटे पटेल तो अहमदाबाद में एक सफल वकील बन गए, सफल बैरिस्टर, और सार्वजनिक सेवा में अपना करियर शुरू किया। यानी 36 साल के बाद वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड 1910 में गए, 13 में आप लौट के वापस आए मिडिल टेम्पल में पढ़ाई करके, और उसके बाद फिर पेशे से एक बड़े वकील बने। शुरुआती वर्षों में वे भारतीय राजनीति के प्रति उदासीन थे, इनको भारतीय राजनीति में कोई इंटरेस्ट वैसा था नहीं, लेकिन बाद में वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने लगे और 1917 तक उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत को अपना लिया। 1917 में आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह तक महात्मा गांधी के सिद्धांत से वे प्रेरित थे और महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए, और फिर वे सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाकर राजनीति में भी कुछ उतारने के बारे में सोचने लगे। तो स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल का क्या योगदान रहा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पटेल का एक चित्र आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इनका खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 जो हुआ था गुजरात में, गुजरात के खेड़ा जिले में एक प्रमुख स्थानीय नेता के रूप में सरदार पटेल ने सत्याग्रह को संगठित और नेतृत्व करने में महात्मा गांधी को सक्रिय समर्थन दिया और सहायता प्रदान की। तो भले ही खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन इनके जो मुख्य सहायक जो थे वे आपका थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, 1920 से 22 तक आपको ही पता है असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो सरदार पटेल की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी वास्तव में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अहमदाबाद और गुजरात में स्वतंत्रता संग्राम पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से असहयोग आंदोलन के लिए लगभग 3 लाख सदस्यों को भर्ती किया गया और 1.5 मिलियन रुपए एकत्रित किए गए। तो उस दौरान इतना बड़ा अमाउंट और इतने बड़े सदस्यों का जमावड़ा करना कोई अन्य नेता का बस का बात नहीं था। ये काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार नाम की बात करें तो इसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के कारण उन्हें लोकप्रिय उपनाम सरदार मिला, जो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया, और सरदार का अर्थ होता है नेता या प्रमुख। बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल बारदौली के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े थे, जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भूमि टैक्स करों के बोझ के साथ साथ अकाल के विनाशकारी प्रभाव से पीड़ित थे। यानी किसानों के लिए खड़े थे, महिलाओं के लिए खड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो जमीन पर टैक्स लगाया गया था उसके खिलाफ खड़े थे। और यही कारण है कि
इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से नवाजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका नेतृत्व की अगर बात किया जाए तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां सत्र होता है, जो कि कराची में होता है, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए और जिसे गांधी इरविन पैक्ट की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। आपको पता है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है, जिसमें गांधी और तत्कालीन भारत के वायसराय इरविन के बीच जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें विचार के लिए जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी का पुष्टि के लिए यह कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो लॉन्च किया गया था कराची में, और उसका अध्यक्षता 1931 में वो किए। इसमें एक खास चीज, जब संविधान बनेगा तो संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा। यह सत्र मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए जाना जाता है, और बल्कि संविधान सभा में जब मौलिक अधिकारों का कमेटी बना तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका क्या रोल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है नमक यात्रा के साथ शुरू होता है 1930 में और कट के यह 34 तक चलता है। तो पटेल ने सक्रिय रूप से नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जो नमक उत्पादन और वितरण पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। दांडी यात्रा के बाद गांधी और पटेल को गिरफ्तार किया गया। सरदार पटेल पर मुकदमा भी चला बाद में, और 9 महीने तक इनकी जेल की सजा भी सुनाई गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों को भगाने के लिए अंतिम चलाया गया आंदोलन था, तो उस आंदोलन में इनका क्या भूमिका था वो भी हम लोग देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने पूरे भारत में प्रभावशाली भाषण दिए, लोगों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने, सविनय अवज्ञा आंदोलनों में शामिल होने, कर भुगतान टैक्स पे करने का बहिष्कार करने, सिविल सेवा बंद करने के लिए प्रेरित किए, संगठित किए। यानी यह पूरा दीवार बन के खड़े रहे ताकि अंग्रेजों के प्रति पूरा एक मजबूत दीवार बनाया जा सके। अब आज़ादी के बाद यानी जब देश आज़ाद हो गया, तब ये लौह पुरुष का क्या योगदान है और ये लौह पुरुष असल में क्यों कहे जाते हैं, ये आ रहा है अब इनका असली रोल। तो जब अंतरिम सरकार बना, अंतरिम सरकार क्या वो भी आपको बताएं कि जब अंग्रेज लोग का जाना लगभग तय हो गया, तो तय होने के बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन बनाया गया, और कैबिनेट मिशन जो है वो कैबिनेट मिशन का संतुति यानी कैबिनेट मिशन का सिफारिश से ही संविधान का बनना तय हुआ। और फिर अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि आप लोग एक सरकार बना लीजिए ताकि हम लोग चले जाएं, तो हम लोग के जाने के बाद यहाँ शून्य उत्पन्न ना हो, बल्कि कोई एक सरकार काम करे। उसे ही अंतरिम सरकार का नाम दिया गया। तो जो अंतरिम सरकार जो बना, तो अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। तो ये क्या किए, वल्लभ भाई पटेल रियासतों को एक यहाँ इन रियासत लिखा हुआ है, इन रियासत नहीं बल्कि रियासत, जो बहुत सारे पहले क्या था, रियासतों के बारे में आपको बताएं कि भारत देश में 565 रजवाड़े थे, और 565 रजवाड़ों में सभी रजवाड़ों को एक भारत में एक करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि हम किसी के अंडर में रूल्ड हों, बल्कि वो रूल करना चाहेगा। तो इस प्रकार से इन रियासतों को एकीकृत कर एक अखंड देश यानी अखंड भारत बनाने के लिए यह जिम्मेदार थे, यानी इनको ही बनाने का जिम्मा था एक तरह से, क्योंकि किसी और से यह हो भी नहीं सकता था। तो अखंड भारत यहाँ आपका 565 रजवाड़ों को एक करना बहुत ही मायने रखता है। अब इसमें क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनसे रियासतों को एकीकृत करने के लिए कहा। वीपी मेनन की मदद से पटेल ने शासकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए विलय पत्र बनाया। विलय पत्र, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, वह बनाया गया। और ये एक ऐसा शर्तों का एक विलय पत्र था, एक कागज जिसमें साइन करवा के किसी भी राजा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता। तो इसमें सरदार पटेल के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल की गई थी ताकि राजा लोग इसमें साइन करने के लिए रेडी हो जाएं। जैसे इनमें से कुछ खास चीज़ें भी थी जो कि आपको अभी बताया जाएगा। तो इसमें क्या खास था वो भी बताएं कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करके रियासतों ने रक्षा, विदेशी मामलों और संचार का नियंत्रण संघ सरकार को सौंपने में सहमति व्यक्त की। यानी उनको कुछ छूट भी दिया गया, डायरेक्ट उनका हक को छीना नहीं गया। और इसमें एक खास चीज आया, प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स का विचार पटेल द्वारा ही पेश किया गया था। इसमें प्रिवी पर्स क्या होता है कि जैसे भारत में शामिल हो जाएंगे तो होने के बदले जो शाही परिवार वाले होंगे
तो उनको हर महीने या हर साल एक समय पर उनको भुगतान यानी उनको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट के अलावा उनको बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी छूट मिलेंगे, और जो राजा के बेटे बेटियां होंगे उनको राजकुमार और राजकुमारी का दर्जा जो मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें उन्हें आकर्षित किया, और अगर ऐसा नहीं किया जाता, प्रिवी पर्स का विचार पेश नहीं किया जाता, तो शायद ये सभी राजा भारत में शामिल होने के लिए तैयार भी नहीं होते। तो यह एक दिमाग लगा के बनाया गया एक विचार था जो कि भारत को एक करने के लिए बनाया गया था, जिसका प्रिवी पर्स जो है, इसका बाद में जब समानता का अधिकार के तहत इसे हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने साहसिक कदम उठा के और प्रिवी पर्स को हटाया। अब अपनी राजनीतिज्ञता, कूटनीति और वास्तविक राजनीति के माध्यम से, रियासतों से बातचीत के माध्यम से सरदार पटेल लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में लाने में सफल रहे। लगभग सब कोई को ले आए, और भारतीय भूभाग के लगभग 1/3 क्षेत्र में मौजूद, जो कि 1/3 क्षेत्र में मौजूद 565 रजवाड़ों को साम, दाम, दंड और भेद आदि के प्रयोग से एकीकृत किए। और इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने से सरदार पटेल हिचके भी नहीं, और अगर हिचकते तो शायद एक होता भी नहीं। इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। यानी भारत का एकीकरण किसने किया का सवाल आता है तो जवाब है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी वजह से इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा भी जाता है। अब कुछ ऐसे भी जगह थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। इनको कैसे शामिल किया गया वो हम लोग देखें। हैदराबाद इसमें से एक प्रमुख नाम है। हैदराबाद का निजाम या तो स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में शामिल होने पर विचार कर रहा था। तो पटेल ने निजाम के खिलाफ राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए, क्योंकि राज्य वाले चाहते थे कि हम लोग आज़ाद हो जाएं, तो वहाँ राज्य में सेना की टुकड़ी भेजी, और 4 दिनों के भीतर ही भारत ने हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया। और भारत में हैदराबाद को शामिल करने के लिए जो सैन्य कार्रवाई चलाया गया था 1948 में, उसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, क्योंकि हैदराबाद में पोलो का मैदान बहुत सारे थी, और इसीलिए उसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में सैन्य कार्रवाई की मदद से भारत में शामिल किया गया। दूसरा हमारा राज्य है जिसको शामिल करने में दिक्कत हुआ, वो राज्य है जोधपुर। तो जोधपुर के राजकुमार पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जब पटेल को स्थिति की जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को भारत में विलय के कई लाभ देने की पेशकश की, और इस प्रकार उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। अगला राज्य है हमारा जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। जब स्थानीय लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो वे कराची भाग गए। इसके बाद पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया कि जनमत संग्रह कराया जाए, यहाँ के लोगों का क्या राय है वो जाना जाए। बाद में उन्होंने अपनी सेना भेजकर इसकी 3 रियासतों पर जबरन कब्जा भी कर लिया। जूनागढ़ के दीवान को भारत में विलय के लिए मजबूर किया गया और जनमत संग्रह कराया गया, तो 91% लोगों ने भारत में रहने के पक्ष में मतदान किया, और इस प्रकार कूटनीतिक माध्यम से जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। अगला राज्य है जो कि एक है कश्मीर, जो कि कश्मीर का मुद्दा अभी तक कितना ज़्यादा गरमाया हुआ है आपको पता है। कश्मीर में भारत अपना हक जमाता है, चीन अपना हक जमाता है, सिर्फ पाकिस्तान अपना हक जमाता है, तीनों अपने हक जमाते हैं। तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा कैसे बना हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान भारत का है, तो अब देखते हैं कैसे है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं थे, अनिच्छुक थे। जब पाकिस्तान से हथियारबंद कबायलियों ने कश्मीर में प्रवेश किया, अब ये तो कहीं शामिल नहीं रहना चाहते थे। अब पाकिस्तानियों ने क्या किया कि कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर पर जब पाकिस्तानी हमला किए तो राजा जो हरि सिंह जी थे वहाँ के, तो वो हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं। अब भारत से मदद पटेल और नेहरू ने इस शर्त पर करने के लिए तैयार हुए कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय दस्तावेज पर साइन करते हैं तभी मदद भेजा जाएगा, और नहीं तो मदद नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार कश्मीर को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तो कश्मीर कैसे शामिल हुआ ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर और भी देखें कि जिन शर्तों पर कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था वह अनुच्छेद 370 में निर्दिष्ट थे, और अनुच्छेद 370 के कई अनुच्छेदों को 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर नहीं 5 अक्टूबर को हटा दिया गया है, और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और उसने अपना विशेष संविधान बनाया। तो इन सभी शर्तों पर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था।
अब और एक राज्य है जिसमें मसला हुआ, वो राज्य है आपका मणिपुर। 1948 में यह एक संवैधानिक राजतंत्र बना। मणिपुर की विधानसभा में मणिपुर के भारत विलय के प्रश्न पर तीखे मतभेद थे, सबको शामिल नहीं होना चाहते थे। ये रहा आपका मणिपुर का मैप। महाराजा बोधचंद्र पर भारत सरकार द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया और उसके बाद हस्ताक्षर के बाद यहाँ जो हमारे भारत में यह शामिल हुआ। तो इस प्रकार सरदार पटेल का योगदान जो रहा इसमें कि इन सभी चीज़ में जो कैसे किसी से डील करना है, कैसे क्या करना है, इनमें सबसे पहला जो चेहरा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और इसी वजह से भारत को एक करने की वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 2014 से 31 अक्टूबर को मनाया जाना शुरू हुआ और तब से 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची मूर्ति और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। पटेल के स्मारकीय योगदान का सम्मान करने के लिए 31 अक्टूबर 2018 को 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में किया गया और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो गुजरात में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बराबर है। तो गुजरात में 182 निर्वाचन क्षेत्र भी हैं। यह प्रतिमा का डिजाइन पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम बी सुतार के द्वारा तैयार किया गया है। यह चीन के स्प्रिंग बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची और अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है। ये है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ तुलनात्मक इमेज एक बना के सामने रखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सरदार पटेल को स्वतंत्रता पूर्व भारत में 560 से अधिक यानी 565 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारतीय गणराज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की प्रतिमा रखी गई है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का सम्मान में एक निशानी है कि सरदार पटेल किस प्रकार भारत के लौह पुरुष हुए और यही कारण महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष का संज्ञा दिया। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े कुछ सवाल और उनका जवाब आप देने का प्रयास करें, क्योंकि आप थ्योरी सेक्शन पढ़ लिए हैं तो आप अपने आप को आजमाएं। तो आइए देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? ए 31 अक्टूबर 1875, बी 15 अगस्त 1875, सी 2 अक्टूबर 1869 और डी 26 जनवरी 1878। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 1875। तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने दी क्योंकि उन्होंने भारतीय राज्यों का एकीकरण किया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी स्मृति में बनाई गई है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 152 मीटर, ऑप्शन बी 182 मीटर, सी 210 मीटर और डी 230 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 182 मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी, डी साबरमती नदी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी दांडी मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के मुख्य सहयोगी के रूप में किसानों का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सरदार पटेल को बारदौली का शेर क्यों कहा गया? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन के कारण, बी
बारदोली सत्याग्रह के कारण, सी असहयोग आंदोलन के कारण, डी राज्यों के एकीकरण के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली का शेर कहा गया और बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2018, बी 15 अगस्त 2018, सी 2 अक्टूबर 2018 और डी 26 जनवरी 2019। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 2018। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 143वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया? डिजाइनर का नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन ए BV दोशी, ऑप्शन बी राम वी सुतार, सी लॉरी बेकर, डी चार्ल्स कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम वी सुतार। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइनर राम वी सुतार प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्होंने इसका डिजाइन किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किसने किया? ए लार्सन एंड टूब्रो, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी अदानी ग्रुप, डी टाटा ग्रुप। इसका सही जवाब हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो, जिसे LNT भी कहा जाता है। LNT ने इसे 4 साल में पूरा किया, 2014 से 18। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना समय लगा? ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल और डी 6 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 साल। जैसा कि आपने पिछले एक्सप्लेनेशन में देखा, इसका निर्माण LNT के द्वारा 2014 से 18 तक 4 साल में पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, सरदार पटेल को भारतीय राजनीतिक एकता का शिल्पकार क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के कारण, बी राज्यों का एकीकरण, सी संविधान का निर्माण, डी किसान आंदोलनों का नेतृत्व। सही जवाब है राज्यों का एकीकरण के कारण उन्हें भारतीय राजनीति का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि 500 से अधिक अर्थात 565 रियासतों को भारत में शामिल करने का श्रेय उनके नाम है। क्वेश्चन नंबर 13, सरदार पटेल का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 दिसंबर 1950, डी 31 अक्टूबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हुआ और यह चुनाव से पहले हुआ। चुनाव से पहले कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि सरदार पटेल नेहरू के स्थान पर पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो अंतरिम सरकार में भले बन सकते थे, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव होने के बाद नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही उनका निधन हो गया था दिल का दौरा पड़ने से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सरदार पटेल का उपनाम सरदार कब मिला? खेड़ा आंदोलन के दौरान, बी बारदोली आंदोलन के दौरान, सी असहयोग आंदोलन के बाद, डी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो इसका सही जवाब है बारदोली आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार का उपनाम मिला, जो कि वहां के महिलाओं के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, सरदार पटेल ने किस पद पर कार्य किया था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। सही जवाब है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री बने। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के दिन ही इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी, यह भी बात याद रखिएगा। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 18, सरदार पटेल ने किस आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। यह सवाल पहले में भी था, लेकिन सवाल का केवल रूप अलग था। 1918 में गुजरात का खेड़ा जिले में यह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए कर में बढ़ोतरी, बी जल वितरण, सी रियासतों का विलय, डी सामाजिक सुधार। तो इसका सही जवाब है करों में बढ़ोतरी। बारदोली सत्याग्रह अंग्रेजी सरकार के द्वारा करों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ यह सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितनी लागत आई? ऑप्शन ए 2000 करोड़, बी 2989 करोड़, सी 3500 करोड़ और डी 4000 करोड़। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है 2989 करोड़।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास कौन सा पर्यटन स्थल मौजूद है? ए गिर जंगल, बी नर्मदा बांध, सी कच्छ का रण, डी चंपानेर। तो इसका सही जवाब है नर्मदा बांध। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को किस नाम से संबोधित किया? ए राष्ट्रीय सेवक, बी भारत सेवक, सी लौह स्तंभ और डी स्टील फ्रेम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वो है स्टील फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 23, सरदार पटेल ने 1928 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली आंदोलन। तो 1928 में सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 1918 में खेड़ा आंदोलन का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, सरदार पटेल का योगदान भारतीय रियासतों के एकीकरण में कैसा था? मुख्य था, बी गौण था यानी कम था, सी विरोधी और डी असहयोग। तो इसका सही जवाब है मुख्य था। यही कारण है कि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 565 रियासतों को भारत में शामिल उन्होंने किया था। अगला प्रश्न, और ये सवाल है आपके लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था? ऑप्शन ए BR दोशी, ऑप्शन बी राम बी सुतार, ऑप्शन सी चार्ल्स कोरिया और ऑप्शन डी FR खान। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म होता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास किया। और एक सवाल है आपके लिए, इसका जवाब भी बल्कि बता दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब कमेंट में दीजिएगा। एक चीज़ छूट गया था, वो है कि 1991 में मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसमें से कुछ छूट गया हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, या कोई फैक्ट आपको अलग लगा हो या कोई भी आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित सुझाव जरूर दें। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।